Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the second part of the story of village Palampur. And in this session we will read about the traditional and modern farming methods. हम पारंपरिक और आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे. After that we will discuss on green revolution. Under that section, we will read about the use of HYV seeds and the importance of HYV seeds. And after this, we will discuss on the substance of land and we will get information regarding the causes for land degradation. हम इस सेक्शन में लैंड के डिग्रेडेशन, उसकी फर्टिलिटी के डिग्रेड होने की वजह कारण और ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है उसको समझेंगे. एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस ऑन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर. पालमपुर के जो किसान थे उनके बीच ज़मीन का वितरण किस तरह का हुआ था उसको जानने का हम प्रयास करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, विद द फर्स्ट section of this session, I am going to start with traditional and modern farming methods. Dear students, production can also be increased using modern farming methods for higher yield. Okay, till the mid 1960s, farmers used traditional seeds which needed less irrigation but gave relatively poor yields. They also used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers. प्यारे बच्चों, ज़मीन के एक ही टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका जो होता है उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था. अब दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसको अप्लाई करना, कृषि की आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना और उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में भी मापा जाता है, जिसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग के तौर पर भी देखते हैं. बच्चों, 1960 के दशक के मध्य तक खेती में जो ट्रेडिशनल सीड्स का प्रयोग होता था, पारंपरिक बीजों का उपयोग होता था और जिनकी उपज भी अपेक्षाकृत कम होती थी, जिससे पैदावार जो होती थी फसल की वो भी कम होती थी. और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, परंपरागत जो बीज थे, उनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी और किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे और ये सब किसान के पास तत्काल उपलब्ध होता था, उसे कहीं से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं होती थी. ठीक. Now dear students, you can see a picture on your screen that is related to modern farming methods. आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंतर्गत, आधुनिक कृषि के तरीकों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है. तो देखिए, सबसे पहला है HYV सीड्स का यूज़ किया जाना. ठीक. सेकंड में देखिए आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब केवल वो काऊ डंग पर हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपने सुना भी होगा जैसे कुछ यूरिया खाद वगैरह के बारे में, है ना. ये इस तरह के फर्टिलाइज़र्स का आज किसान भरपूर इस्तेमाल कर रहा है. पेस्टिसाइड्स, अगर कुछ कीट लग जाती तो उन कीट का उपयोग उनको नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है. आप देख सकते हैं फार्म मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाना शुरू होने लगा. ट्रैक्टर्स लेकर आया जाने लगा. हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा. इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटी को डेवलप किया गया. इरिगेशन की जो फैसिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू कैनल, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एज वेल एज यूजेस ऑफ पंप सेट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इरिगेशन की फैसिलिटी को अवेल करने में हुआ. अब बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे green revolution. You will get an information regarding green revolution.
The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. बच्चों 1960 के डिकेड में जो लास्ट था उसमें हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए थे और उसके बाद से हमारे देश में अनाज की जो स्थिति थी वो तेज़ी से सुदृढ़ होने लगी। हमारे देश में उससे पूर्व अनाज की कमी महसूस की जा रही थी, तो सरकार के द्वारा ये 1960 के लास्ट में बेटा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया और यहाँ किसानों को बतलाया गया कि किस तरह से आप HYV सीड्स का यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब कंपेयर करने की बात आती है, तो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। बच्चों जहाँ परंपरागत बीजों का उपयोग करके एक पौधे से जो फसल ली जाती थी, अब उसकी तुलना की जाए तो HYV बीजों से उसी एक पौधे से ज़्यादा अनाज अब पैदा होने लगा। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि ज़मीन के उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की अब पैदावार होने लगी थी। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब अति उपज प्रजाति वाले जो ये बीज हैं HYV सीड्स, उनमें अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए अब बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ने लगी, एज वेल एज द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। और इसके अलावा बेटा जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशक, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें महसूस की जाने लगी। तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, अनाज की पैदावार जो है वो ली जाने लगी। हायर यील्ड्स वर पॉसिबली ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों ये HYV जो सीड्स हैं, हायर यील्ड्स वैरायटीज़ जो हैं, इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटी का इम्प्रूव होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। अब डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, कैनल्स कंस्ट्रक्ट होने लगे, लोगों के खेतों तक अब पानी पहुंचने लगा, इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो गया उसकी वजह से पंप सेट्स चलाए जाने लगे और इन लोगों को यानी फार्मर्स को अब अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना शुरू होने लगा था और जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है अब वो तेज़ी से बढ़ने लगा था। अब हम बात करें कि ऐसे कौन से क्षेत्र थे, इंडिया के ऐसे कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। हम जब बात करें तो इसमें द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। बच्चों भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। एंड द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। और इन क्षेत्रों के जो किसान हैं उन्होंने खेती के लिए सिंचाई के नलकूप भी उसको भी इस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ उन्होंने HYV सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरीज। और कुछ लोगों ने तो कुछ मशीनें खरीद ली जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अब इससे उनका जो काम है जुताई का और कटाई का वो और तेज़ी से होने लगा। एंड दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। अब इससे इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया कि ये अब गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने लगी। इन पालमपुर, while we are talking about Palampur, the yields of wheat grown from the traditional variety was 1300 kilogram per hectare, and with HYV seeds the yield went up to 3200 kilogram per hectare। देखिए एक हेक्टेयर में ही कितना सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ कभी ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू
ट्रेडिशनल सीड्स के थ्रू 1300 किलोग्राम ही फसल निकाली जाती थी, वहीं 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अब फसलें ली जाने लगी। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. अब बच्चों, अब इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा किसानों के पास में कि अब उसको अपने यूज़ के लिए तो रखने के अलावा जो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था, तो अब उसे बाज़ार में बेचने को भी वो उसके पास फसल अब उपलब्ध थी। किसानों के पास बाज़ार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब अपने लिए तो वो यूज़ कर ही रहे थे। इसके पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू इतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते रहे होंगे कि वो सरप्लस की कंडीशन उनके पास बन जाए। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि किस तरह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर गया था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक हियर अबाउट द सब्सटेंस ऑफ लैंड। In raising production, a great deal of pressure had been put on land. You know very well, with the use of pesticides, fertilizers, है ना, and the other natural resources. जिसका प्रेशर किस पर पड़ने लगा? लैंड पर, ज़मीन पर, और अलग अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर। एंड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉइल फर्टिलिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड। बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होने लगा, जिससे वजह से सॉइल फर्टिलिटी, जो भूमि की उर्वरकता थी, वो लगातार कम होते चली गई। द फर्टिलाइजर्स हैव किल्ड द बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, ओके, आपको पता होना चाहिए ये, इन द सॉइल एंड रिड्यूसिंग इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। वाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर required in modern farming methods, the water table below the ground has reduced. अब हमने देखा था कि जब HYV सीड्स का या मॉडर्न टेक्निक से जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लगातार जो है वो घटता चला जा रहा है, एंड इम्पैक्टिंग फर्दर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल और हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लगातार डिक्रीज मोड में बढ़ रही है। एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, ये कई वर्षों के पश्चात बड़ी कठिनाई के साथ ये बनते हैं। तो इसका अगर ये एक बार नष्ट हो गए तो इन्हें फिर से वापस लाना, उनको पुनर्जीवित करना काफ़ी कठिन काम है। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम, है ना। एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम चाहते हैं कि कृषि का भावी विकास सुनिश्चित हो, तो हमें पर्यावरण की देखभाल तो करनी ही होगी। सो आप बच्चों, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सब्सटेंस ऑफ लैंड से, तो ये हमें या आपको जो है इसको बेहतर तरीके से तैयार करना है। नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। बच्चों, हम इस सेक्शन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पालमपुर के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ था। बच्चों, वहाँ पर 450 फैमिलीज़ थी, ठीक है, और उस 450 फैमिलीज़ में 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जो लैंडलेस थी, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, ठीक। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ में लगभग जो 1/3 यानी 150 जो फैमिलीज थी, उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं थी, एंड मोस्ट ऑफ देम वो दलित, और अधिकांश लोग उसमें से दलित थे। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size। बच्चों, जो बाकी परिवारों में से जो 240 फैमिलीज थी जिनके पास भूमि है, उनके पास
2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे जिस पर वे लोग खेती करते थे। और भूमि के ऐसे जो टुकड़े पर जो खेती करने वाले किसान थे उन ज़मीनों से इतनी आमदनी नहीं कर पाते थे कि उन्हें पर्याप्त हो। मतलब यह कि उन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करने के बाद उनकी आमदनी काफ़ी कम होती थी। Okay, cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer family, and you can see in page number 6, the large number of small plots scattered around the village in the picture. बेटा आप पेज नंबर 6 में आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है जो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करती है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ जगहों पर बड़े बड़े प्लॉट्स के तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसको भी समझते हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे छोटे इसमें भूमि के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उसे छोटे किसान उसमें खेती करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय plots that are quite large in size। बच्चों दूसरी ओर जो गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं उनको उसमें कौन कल्टीवेशन कर रहा है? उसमें कल्टीवेशन करने वाले जो हैं फार्मर्स हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। बच्चों पालमपुर में मझले और बड़े किसान उनकी फैमिलीज़ हैं 60। टोटल 450 फैमिलीज़ में 60 फैमिलीज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की है एंड हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। और वो जो लोग हैं वो 2 हेक्टर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। तो आप देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि आधे से ज़्यादा जो ज़मीन है ना, उस आधे से ज़्यादा ज़मीन पर 60 फैमिलीज़ का कब्जा है। ठीक, और बाकी कितने रह गए? 390 फैमिलीज़, उनके पास आधी ज़मीन है। तो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है 60 फैमिलीज़ के पास है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। और कुछ तो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर है उससे भी अधिक की ज़मीन है। तो आपने पालमपुर विलेज के एक एग्जाम्पल के तौर पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। ठीक, अब आप इस इमेज के थ्रू हमारे इंडिया में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं एक पिंक और रेड कलर से इसको इंडिकेट किया गया है। पहले आप देखिए कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, और कल्टीवेटेड एरिया के साथ में ही एक नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों की संख्या और कृषि क्षेत्र दोनों को इंडिकेट करता हुआ एक इमेज है। बच्चों जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं 85%, ठीक है, हमारे देश के पूरे 85% फार्मर्स के पास जितनी भी कल्टीवेटेड एरिया है उसका 44.6% है। ठीक है, 85% पीजेंट्स फार्मर्स के पास टोटल कल्टीवेटेड एरिया का 44.6% लैंड जिस पर वो खेती करता है, और वहीं 15% फार्मर्स के पास टोटल कल्टीवेटेड एरिया का 55.4% जो लैंड है वो उनके पास है। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स के थ्रू ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी हमारे देश में जो कल्टीवेशन वर्क में इन्वॉल्व फार्मर्स हैं उनके पास मैक्सिमम फार्मर्स के पास बहुत ही कम लैंड है जिस पर वो कल्टीवेशन को परफॉर्म करता है। और वहीं पर एक बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स है, जो ग्रुप है एक बड़े किसानों का जिनकी संख्या काफ़ी कम है, वो इस देश की मैक्सिमम कल्टीवेटेड एरिया को ऑन करते हैं, वो उस पर अपना आधिपत्य रखते हैं। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम पालमपुर के एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने इस कंट्री में भी देख सकते हैं। बेटा ये जो
लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो इमेज है आपके पेज नंबर 7 में देखने को मिल सकती है। ये इस तरह से हमने आज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश किया। हमने शुरुआत मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में कंपेयर करके किया। फिर हमने देखा कि HYV सीड्स का जो यूज़ करने के बाद किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मशीनरीज़, इसका यूज़ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत देखा और उस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन हमने बाद में उसका एक बैड इम्पैक्ट लैंड सस्टेन के तौर पर भी देखे कि किस तरह से मैक्सिमम यूज़ ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स के कारण जो लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी है वो लगातार डिक्रीज़ होती चली जा रही, डिग्रेड हो रही है, और साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी काफ़ी कम होता चला जा रहा है। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। बच्चों, उम्मीद है कि आज का आपको ये सेशन है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप इस दिए गए वीडियो के लिंक के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।